अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU सिंधा यूट्यूब चैनल। अब आ जाते हैं कुरान एंड बायोलॉजी। अब ये जो टॉपिक है इसमें आपको जनरल ओवरव्यू में बता दूं कि इसमें कुछ पुराने आया जो हैं वो बयान की गई हैं जिसमें बायोलॉजी का जिक्र किया गया है। जैसे साइंस के अंदर बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं वो कुरान पाक में मौजूद हैं। The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristic of animal and plant through the Holy Book, the Quran. A few of ayah are quoted in that. अब अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो मालूमात है वो कुरान पाक में दी हुई है जानदारों के बारे में, उनकी कैसे जानदार पैदा हुए, कैसे आए, प्लांट्स, जानवर, इन सब के बारे में। अब जैसे एक कुरानिक आया है सूरह अंबिया में, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 30 में फरमाया है, We made every living thing from water. हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। जैसे साइंस जो है वो भी इस चीज पे मुत्तफिक है कि जानदार जो है वो, क्योंकि आप देखें कि जो सेल है हमारा वो 70 to 90% वाटर है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी आया है। एंड अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। ऑफ देम देयर आर सम that creeps on their bellies, some that walk on 2 legs, and some that walk on 4. Allah creates what He will, so Allah is able to do all things. अब अल्लाह ताला दूसरी जगह पे कुरान पाक में अल-नूर सूरह नूर में फरमाता है आयत नंबर 45 में कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पैदा किया है पानी से। जैसे आप देखेंगे जो स्पर्म है ये भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिससे जानदार बने हुए हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जानदार बनाए हैं सारे, जिसमें से कुछ जो है वो रेंगने वाले हैं, अपने पेट के बल रेंगने वाले, जैसे सांप वगैरह हो गए। कुछ जो है वो 2 टांगों पर चलने वाले हैं, कुछ जो है वो 4 टांगों पर चलने वाला है। हर चीज जो है वो अल्लाह ने बनाई। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला जो चाहे हर चीज पर कादिर है। अब वाटर जो है, here water is symbolized with the protoplasm is the basis of life, and the vital power of protoplasm seems to depend on the constant presence of water. अब यहाँ पे जो बार बार वर्ड वाटर आ रहा है उसके बारे में बता रहा है कि वाटर जो है ये प्रोटोप्लाज्म को मेंशन कर रहा है, क्योंकि ये लाइफ की बेसिस कहा जाता है और ये बहुत ही अहम, बहुत ही वाइटल पावर है जिंदगी के लिए। पानी के बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं। अब हमारा नया टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। The Muslim scientists have played great role in the development of biological science. They began experiments and observation from the 1st century of Hijrah. Following are some detail about the important Muslim scientists who made significant contribution toward the development of biology. अब मुसलमान साइंसदान जो है इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया बायोलॉजिकल साइंस में। इन्होंने पहली हिजरा से, 1st सेंचुरी ऑफ हिजरा से अपनी एक्सपेरिमेंट, अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू की। उसमें अब यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी। पहले है जाबर बिन हयात। He was born in Iran. He worked in the field of chemistry, but he also wrote a number of books on plants and animals. Al-Nabatiyat and Al-Haywan are his 2 famous books on plants and animals respectively. अब ये जाबर बिन हयान जो है ये ईरान में पैदा हुए। ये केमिस्ट्री के फील्ड में माहिर थे, इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत काम किया, पर इन्होंने 2 बुक, बहुत सारी बायोलॉजी पे भी बुक्स लिखी, जिसमें जो मशहूर बुक है इसकी जानवर और प्लांट्स पे, अल नबातियात जो प्लांट्स के बारे में है और अल हैवान जो जानवरों के बारे में है। अब्दुल मालिक अस्मई, he was great zoologist and wrote many books on animal like al-khil on horse, al-ibil on camels, al-shat on sheep, al-wuhush on wild animals, and khalqul insan on different parts of human body and their functions. अब्दुल मालिक अस्मई जो थे ये एक बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे, मतलब के जानवरों के माहिर। इसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे अल-खील बुक लिखी इसने घोड़ों पर, कैमल पर, शीप पर, वाइल्ड एनिमल्स पर, खलकुल इंसान जो है इंसानों पर, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर, उनके काम पर, ये सारी उसकी बुक्स मशहूर। Abu Ali Sina, he was greatest of all the Muslim scientists and considered as the founder of medicine. अबू अली सीना जो है ये सब मुसलमान साइंटिस्ट में अजीम लिखा जाता है। इसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसने मतलब मेडिसिन जो है इसने इजाद की। He is called an Avicenna in the West.
वेस्ट में इसको एविसिना के नाम से मशहूर है। He identified many disease like tuberculosis, meningitis and other such inflammations. इसने बहुत सारी बीमारियों का भी बहुत सारी बीमारियों भी दराफ्त की, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, meningitis वगैरह। He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology and music. इसने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलेंटियोलॉजी और म्यूजिक पे भी काम किया। He wrote book like Al Qanun and फिल तिब अल शफा। इसने अल कानून और फिल तिब अल शिफा के नाम से किताबें भी लिखी। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो लाइफ है, जानदार है, ये किस लेवल से स्टार्ट होते हैं इनकी शुरू से स्टडी। Level of organization in living world are based on chemical foundation. All living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. अब जो जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जानदारों की, ये केमिकल फाउंडेशन पे बेस करती है। सारे जानदार जो हैं ये सेल से बने हुए हैं, और प्रोटोप्लाज्म सेल में जो होता है वो फिजिकली और केमिकली लाइफ का बेसिस है, बुनियाद। अब वो लेवल कौन सी है? एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ एटम, नॉट कट। एटम जो है फॉर्म वर्ड से आता है, जिसका मतलब है कि जो टूट ना सके, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एटमॉस वर्ड, मतलब जो और ज्यादा उसको तोड़ ना सके। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सारे मैटर जो है वो एलिमेंट से बने हुए हैं, जो एटम से बना हुआ होता है। एलिमेंट जो होता है वो एटम से बना हुआ होता है। हर एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट, एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स व्हिच आर वाइटल फॉर लाइफ। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर क्लासिफाइड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। कुदरत में जो है 100 से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स मिले हैं, जिनमें से 16 जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, जो जानदारों में मौजूद होते हैं। और उन 16 में से 6 जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड by the binding of atoms. These organic molecules of cells are called biomolecules. These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecules and macromolecules. मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मिलकर एटम के मिलने से बनते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल में, इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये बहुत सारे अकसाम में बनते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे इनके जो है किस्म होते हैं। ये मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल में क्लासिफाई किए जाते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ये माइक्रोमॉलिक्यूल से मतलब छोटे मॉलिक्यूल, ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं। ये मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल। यूनिट्स ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल के यूनिट जो है वो मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं। Cellular level of organization. The biomolecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. Protoplasm is the combination of organic and specific inorganic substances. When protoplasm work in the form of unit, this is called cell. Cell is the basic unit of living organism. When similar type of cells organize together in group called tissue, the different types of tissues arranged in particular manner to work together are called organ. बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं ये जब साथ मिलकर काम करते हैं तो इसको सस्पेंशन कहा जाता है। और सस्पेंशन जो होता है ये प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मौजूद होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये एक यूनिट फॉर्म में काम करे तो इसको सेल कहा जाता है। सेल जो है ये जिंदगी का, लाइफ का, जानदारों का बुनियादी यूनिट कहलाता है। जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनता है। एक मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम।
when different organ system function in coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism. ऑर्गन जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं वो जब साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जब साथ मिलकर काम करें एक यूनिट में तो वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जानदार कहलाता है. Taxonomic level, there is another level of organization which is related with living organism. The species is the smallest unit of taxonomic level of organism, which includes morphologically similar living organism which are interbreed and produce a fertile offspring. ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी लेवल. इसमें हम जो है जानदारों के बारे में, जो रिलेटेड जानदार हैं उनके बारे में, जैसे स्पेशीज हो गई. स्पेशीज ये स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्नोनॉमिक लेवल का. स्पेशीज उन जानदारों को कहा जाता है जो आपस में एक जैसे हो और आपस में मिलकर वो इंटरब्रीड करके अपने बच्चे पैदा करें, उनको स्पेशीज कहा जाता है. पॉपुलेशन लेवल, all the member of species living in a specific habitat are called population. A group of parrots living on tree is called parrot population. सारे जो स्पेशीज के मेंबर जो हैं वो एक जगह पर रहें तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है. जैसे पैरेट जो हैं वो अगर एक दरख्त पे रहते हैं तो वो एक पैरेट पॉपुलेशन कहलाती है. कम्युनिटी लेवल, द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी. A group of different kind of birds living on trees called as bird community. मुख्तलिफ किस्म की, अब देखें पॉपुलेशन में सेम स्पेशीज, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पेशीज जब किसी खास हैबिटेट में रहे, जैसे एक दरख्त पे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रहते हैं तो वो कम्युनिटी कहलाएगी, बर्ड कम्युनिटी. ठीक है. Ecological system, communities always depend upon their non-living environment and in reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from environment and in turn giving out carbon dioxide. This interaction is called ecosystem or ecological system. Communities जो होती हैं वो अपने बेजान चीजें जो होते हैं माहौल में उन पे दूसरे तरीके से, उल्टे तरीके से उन पे डिपेंड करती है. उल्टे तरीके से मतलब कि मिसाल के तौर पे कुछ चीजें उनसे लेंगी, कुछ उनको देंगी. जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाद करते हैं. ये जो है ये इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है. बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम. जमीन का वो हिस्सा जहां पे जानदार रहते हो उसको बायोस्फीयर कहलाता है. इसमें मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम होते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, all single cell organisms carry out all activities of life. They digest the food, respire, excrete, move, etc. on the cellular base by simple methods. Bacteria, amoeba, paramecium, and Euglena are common examples of unicellular organisms. सारे जो एक सेल वाले जानदार हैं ये सारी लाइफ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वो खाना हजम करते हैं, सांस लेते हैं, गंदगी खारिज करते हैं, हरकत करते हैं, पर वो ये सब चीजें वो सेल्यूलर बेस पे करते हैं, मतलब एक सेल की मदद से करते हैं. सिंपल मेथड. बैक्टीरिया, एमोबा, पैरामेशियम, यूग्लेना ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, many unicellular organisms live together by forming colonies but do not have any division of labor among them. In colonial type of cellular organization, such unicellular organism lives in its own life. They are not dependent on each other and never form any multicellular structure. Volvox is a green alga, is an example of colonial form of organization. कि बहुत सारे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में कॉलोनीज बना के रहते हैं और वो आपस में काम बांट कर नहीं रखते, ना ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ये जो कॉलोनियल टाइप सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनिजम्स की, इनमें सब कोई अपनी जिंदगी गुजारता. वोल्वोक्स इसका एग्जाम्पल. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय मेनी सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेल्युलर. वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं उनको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसमें जैसे हम एनिमल्स में फ्रॉग का एग्जांपल लेते हैं और प्लांट्स में मस्टर्ड का एग्जांपल लेते हैं.
Mustard plant, Brassica campestris, is commonly known as mustard plant and locally it is called सरसों, जिसको हम सिंधी में साग भी कहते हैं, ठीक है, या सरसों उर्दू में कहा जाता है, ये सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. It is multicellular and cultivated in winter season. The leaves of this plant are used as vegetable while seeds are used for oil extraction. The length of this plant is 1 to 1.5 meter. This plant has two parts: the vegetative part, which consists of root, stem, and leaves, and reproductive part, which consists of flowers. Each flower is yellowish in color and produce seeds. ये मल्टी सेल्यूलर और प्लांट है जो सर्दी के मौसम में होता है. इसके पत्ते जो होते हैं वो खाने में सब्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. बीज जो होता है उसमें से ऑयल निकाला जाता है. इस प्लांट का लेंथ जो है तकरीबन 1 से 1.5 मीटर तक होती है. प्लांट जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं. एक वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टीम और लीव्स होते हैं जो खाने में मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं. रूट्स तो नहीं, पर स्टीम और लीव्स करते हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसमें फ्लावर आ जाता है, फूल आ जाता है जो येलो कलर का होता है. इसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद है फ्रॉग. राना टाइग्रीना is the scientific name of spotted frog found commonly in our region. It is multicellular animal. It live in both water as well as on land. Its body is divided into head and trunk. There is no neck. Its body is made of organ system with different organs. इसका जो साइंटिफिक नेम है राना टैगरीना है. ये जो स्पॉटेड फ्रॉग, ये वाला जो है इसको कह लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे किस्म भी होते हैं. ये हमारे रीजन में कॉमन है. ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल है. ये पानी और खुश्की दोनों पे रह सकता है. इसकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में कटी हुई होती है. नेक नहीं होती इसमें. इसके बॉडी जो होती है वो ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है. ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, muscular, nervous, etc. Frogs live near ditches, pools, ponds, stagnant streams and slow-moving rivers. It feeds on small insects. सारे जो ऑर्गन होते हैं वो मुख्तलिफ टिश्यूज से बने होते हैं जिसमें एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू आ जाते हैं. ये जो पानी के छोटे छोटे तालाब होते हैं या खड़ा पानी हो, पॉन्ड्स हो, पूल्स हो, उनमें उनके पास रहते हैं, या स्लो मूविंग रिवर्स. ये छोटे छोटे जो जीत वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको खाते हैं. उसके बाद ये एक्टिविटी है जो एक्सपेरिमेंट लैब में करवाते हैं, ठीक है. उसके बाद एमोबा. यहाँ पे एमोबा जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आ जाता है. और वोल्वोक्स जो हमने ऊपर पढ़ा ये भी यूनिसेल्युलर, पर इसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं. एमोबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मड ऑफ शैलो पॉन्ड, pools and any stagnant water size about 0.25 millimeter. Amoeba is a irregular shape. It has a cell membrane which helps in movement of molecules and protects cytoplasm. The outer part of cytoplasm is clear and transparent called ectoplasm gel, and inner part is called endoplasm soul. The cytoplasm contains nucleus, food vacuoles, mitochondria. Amoeba moves by false fruit called pseudopodia. एमोबा जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ये जो शेलो पॉन्ड होते हैं या मट्टी वाले पानी उसमें मिलते हैं, पूल्स में, या स्टेगनेंट वाटर जो पानी खड़ा हो कहीं पे. इसकी साइज 0.25 मिलीमीटर तक होती है और रेगुलर शेप होती है. इसकी कोई खास शेप नहीं होती. सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती है और मॉलिक्यूल्स की और उस साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है. आउटर पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म का वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जिसको सोल या एक्टोप्लाज्म जेल या एक्टोप्लाज्म कहा जाता है. इनर पार्ट जो होते हैं उसको एंडोप्लाज्म सोल कहा जाता है, बीच वाला, ठीक है. साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं. और ये फॉल्स फुट जो होते हैं, ऐसे ये फॉल्स फुट बनाता है, उसके मदद से चलता है. इनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है. स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट. वोल्वोक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक many ancestors genus of chlorophyte green algae in the family Volvocactae. It forms spherical colonies up to 5,000 cells. They live in variety of freshwater habitat and were first reported by Anthony van Leeuwenhoek in 1700. वोल्वोक्स जो है ये पोलीफाइलेटिक है, मतलब बहुत सारे एंसेस्टर्स से ये बनी हुई है.
ये क्लोरोफाइट ग्रीन अल्जाई फैमिली से है, सॉरी जेनस से है। फैमिली इसकी वोल्वोका है। ये स्पेरिकल कॉलोनी बनाती है, तकरीबन 50,000 से ज्यादा सेल की। ये मुख्तलिफ फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं। सबसे पहले इसको एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1700 में रिपोर्ट किया। ये है इसका डायग्राम। Volvox once called algae that live together in colony. Each Volvox cell has two flagella. The flagella beat together to roll the body in water. Volvox cell have chlorophyll and make their own by photosynthesis. These photosynthetic organisms are an important part of many aquatic ecosystem. Volvox are not harmful to human because they do not produce any toxic substance. Volvox, इनको पहले अल्जाई भी कहा जाता है, ठीक है। ये कॉलोनी में रहते हैं। हर वोल्वोक्स सेल जो होता है उसमें दो फ्लैजिला होते हैं, जिसको बीट करके ये रोल करते हैं बॉडी के अंदर। वोल्वोक्स जो होते हैं ये क्लोरोफाइल होता है इनमें, जो ये फोटोसिंथेसिस की मदद से, जिसकी मदद से खाना बनाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये है। वोल्वोक्स जो है ये इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होते क्योंकि इनके अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।